कोलिजन्स। कोलिजन्स क्या होते हैं बेटा? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को स्ट्राइक करती है तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? कोलिजन। अब जब कोलिजन होगा तो क्या होगा? ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को से कोलाइड हो रही है, सपोज ये स्टेशनरी बॉडी है, अगर ये स्टेशनरी बॉडी है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब ये किसी वेलोसिटी से आ रही है u1, मास m1 है इसका और इसका मास m2 है। अब जब इससे स्ट्राइक करेगी तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये इसी लाइन में दोनों आगे चलने लगे, या सपोज एक इधर चली गई एक इधर चली गई, अलग अलग डायरेक्शंस भी हो सकती हैं। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो कोलिजन इन वन डायमेंशन बोलेंगे हम। क्लियर? जिस लाइन में आ रही थी उसी लाइन में स्ट्रेट वो चल रही है तो क्या बोलेंगे? कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर अलग अलग डायरेक्शन में चली गई तो कोलिजन इन टू डायमेंशन। क्लियर हो गया? सिमिलरली कोलिजन इन 3 डायमेंशन भी हो सकता है, ठीक है, बट वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, 1 और 2 डायमेंशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? कोलिजन्स में ऑलवेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करेगा। क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? सबसे पहले मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? P से। P इक्वल्स टू mv। क्लियर? अब कोलिजन हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसका मोमेंटम क्या है? m1 u1 है। क्लियर? इसका मोमेंटम क्या हो गया? m1 u1। इसका मोमेंटम 0, m2 u2 विच इज 0, सो मोमेंटम 0 हो गया। तो टोटल मोमेंटम m1 u1। अब ये दोनों मास m1 इधर जा रहा है m2 इधर जा रहा है सपोज। क्लियर? इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो जो टोटल मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? अब फर्दर कोलिजन को हमें और फर्दर पढ़ना है। कोलिजन 2 टाइप के, इलास्टिक और इनइलास्टिक। जो हमने अभी बात की दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो तो एवरी टाइप ऑफ कोलिजन में वैलिड रहेगा ही रहेगा। बट फर्दर कोलिजन के 2 टाइप कौन कौन से? इलास्टिक और इनइलास्टिक। अब इनमें क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपकी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड रहती है। काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में क्या रहती है? कंजर्व्ड। इन इलास्टिक में इज नॉट कंजर्व्ड। क्लियर? अब अगर कंजर्व नहीं रहती तो फिर होता क्या है उस एनर्जी का? अब जैसे 2 व्हीकल्स टकराते हैं तो क्या होता है बताओ? अभी हम वो यहां सही एग्जांपल दिया, देखो अगर हम इन दोनों को स्ट्राइक करवा रहे तो क्या प्रोड्यूस हुआ? अलग साउंड। और वो साउंड आया कैसे? कोलिजन से ही आया ना। कोलाइड नहीं होते तो साउंड नहीं आता ना। तो साउंड एक टाइप ऑफ क्या है? एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लास्ट टाइम पढ़ाया था ना कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो जब 2 बॉडी कोलाइड हो रही है तो क्या फॉर्म हो रहा है? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। साथ में आपने हैंड पे ऑब्जर्व भी अगर आप करोगे या किसी भी व्हीकल में हीट अप भी हो जाएंगे, वो हीट एनर्जी भी वहां पे लिबरेट हो रही है। तो वो एनर्जी कहां से डेवलप हो रही है? ड्यू टू कोलिजन। क्लियर? तो दैट्स व्हाई आपकी इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। आपकी कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई है? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या साउंड एनर्जी में। इन टाइप ऑफ एनर्जीज में प्रोड्यूस हो गई है। क्लियर? जिसकी वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो जो नॉर्मली आप लोग देखते हो कोलिजन वो जनरली इन इलास्टिक होते हैं। तो इलास्टिक होते कहां है फिर? इन इलास्टिक का एग्जांपल समझ में आ गया सबको? जो नॉर्मली आपके व्हीकल्स टकरा रहे हैं या जो भी, क्लियर, वो आपके क्या है? इन इलास्टिक है। इलास्टिक कहां होगा? बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। अब एटम के अंदर एटम से टकरा रहे हैं, फिर वहां पे जो कोलिजन होता है आपका मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो आपका इलास्टिक कोलिजन होता है। क्योंकि वहां पे अब एयर के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में टकरा रहे हैं, आपको आवाज आ रही है, लाइट आ रही है, साउंड आ रही है? नहीं ना? हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? क्लियर? आपके इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर में जा रहे हैं, टकराते हुए जाते हैं, पता है आप लोगों को, बट क्या उसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है? नहीं। क्लियर? तो वहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। क्लियर? यानी वहां पे टकरा आपके मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो आपने पढ़ा ही है इवन 9th क्लास में भी। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, पार्टिकल्स क्या करेंगे? आपस में टकराएंगे। गैस के पार्टिकल्स टकराते हैं, क्लियर, वॉल्स के ऊपर फोर्स भी लगाते हैं, बट क्या आपको कभी आवाज आती है?
कभी लाइट आती है, साउंड आता है, हाइट आती है, नहीं, कुछ भी नहीं आता उससे। क्लियर? तो वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोलिजन किस टाइप का है? इलास्टिक कोलिजन। क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक? क्लियर? अब यही को हमें वन बाय वन पढ़ना है डिटेल में। नाउ अब एक और चीज, इलास्टिक इलास्टिक क्लियर हो गया। चेंज इन मोमेंटम के बारे में आपको मैंने बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की आपका जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है इज ऑलवेज इक्वल टू लॉ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी अगर हम बोले इन्हें फॉर्मूले में m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर? यानी डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल्स टू 0। यानी चेंज इन फर्स्ट मोमेंटम प्लस चेंज इन सेकंड मोमेंटम ऐड करके टोटली 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हम फर्दर डिराइव भी कर सकते हैं बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये हमने किया भी था इवन शायद 5th चैप्टर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है? नाउ अब एक और टर्म आ रहा है आपका, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। अब ध्यान से सुनना, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक कोलिजन क्लियर हो गया, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। अब सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, क्लियर? अब इसने इसको सपोज टक्कर मारी, मतलब ये रेस्ट पर है सपोज, अभी इसको u2 क्या है आपका 0। अब इसने इसको टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, आपस में एक साथ चिपक गए लाइक ऑफ, और एक साथ मूव कर रहे हैं। तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली इनइलास्टिक मोशन। याद रहेगा? क्लियर? ऐसा होता हुआ कहां देखा आपने, बताओ कोई एग्जांपल? मैग्नेट में कोलिजन कहां से आ गया? पूल में नहीं, चिपक के कहां जाती है? एक साथ जाती है, एक साथ नहीं जाती। मेरे को वीडियो बना के सेंड करता होते हुए। हाँ, ऐसा तब होता है जब छोटी बॉल सपोज बड़ी बॉल को स्ट्राइक कर रही है, तब वो उसके साथ चिपक के फिर जाएगी। छोटी बॉल बड़ी बॉल को स्ट्राइक कर रही है तो उतना फोर्स नहीं लगा पा रही उसको आगे जाने के लिए, तो अपने साथ साथ धीरे धीरे वो दोनों जा रही हैं। आए समझ में? तो वो मोशन आपका कंप्लीटली इनइलास्टिक, मतलब जो ये पहला वाला ऑब्जेक्ट है जब आपका m2 से कम है, m1 जब m2 से बहुत ज्यादा कम या नियरली हाफ हो, तब m1 m2 को अपने साथ साथ धीरे धीरे फिर ले जाएगा, क्योंकि ये तो रेस्ट में था, ये धीरे धीरे से पुश कर रहा है आगे की तरफ। क्लियर? अब जो पूल वाला आप बोल रहे हो, पूल वाले में क्या होता है? सारी बॉल्स नियरली इक्वल मास की होती हैं। ठीक है? अब उसमें क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, सपोज ये आपकी पूल में कौन सी व्हाइट बॉल से स्ट्राइक करते हो ना सबको, अब ये दूसरी बॉल है m2, ठीक है? अब इससे आप इसको स्ट्राइक करवा रहे हो, ये भी किस पे? रेस्ट पे, u2 0 है। क्लियर? और ये u1 आप स्ट्राइक कर रहे हो इससे, तो क्या होगा बताओ? जिसने खेला हुआ है वो बताएंगे। दो कंडीशन होती हैं, अगर ये इसके बीचों बीच लगेगी तो क्या होगा? ये वहीं रुक जाएगी और दूसरी वाली मूव करना स्टार्ट कर देगी सेम डायरेक्शन में। वो हो गया कोलिजन इन वन डायमेंशन, लाइक ये जो मैंने बताया था, देखो ये जो मैंने बताया था ये। क्लियर? कि स्ट्रेट लाइन में वो चलती जाएगी, बट अगर साइडवेज अगर उसको स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा? दोनों मूव करेंगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लाइक ये एक इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, अपोजिट। कभी भी ट्राई करके देखना, एक के पीछे एक जा ही नहीं सकती। ठीक है? वो इस केस में हो सकता है कि थोड़ा सा यहां से रुकने की वजह थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, बट फॉलो अप नहीं करेगी उसे। ट्राई करना, ठीक है? चाहे मोबाइल में भी चाहे रियल वर्ल्ड में भी। हाँ, वो अलग केस हो गया, स्पिन का तो अलग केस हो गया ना, क्यों घूम रही हुई बताया ना, तो फिर भी उसी वे में अलग जाएगी, फॉलो अप नहीं करेगी, ये गारंटी है। पीछे पीछे नहीं जाएगी ओरिजिनल में खेलना। हाँ, नाउ अब इसके बाद इलास्टिक क्लियर हो गया, इनइलास्टिक क्लियर हो गया। परफेक्टली इलास्टिक किसको बोलेंगे बताओ? परफेक्टली इलास्टिक। इनइलास्टिक क्लियर है, इलास्टिक क्लियर है, कंप्लीटली इनइलास्टिक क्लियर हो गया। ठीक है? परफेक्टली इलास्टिक
जिसमें आपका बेटा हेड ऑन कोलिजन हो रहा है और वो फिर एक दूसरे के ऊपर ही मूव कर रहे हैं। मतलब आपका जब एक ऑब्जेक्ट वहीं रुक जाए और दूसरा ऑब्जेक्ट उसी के बेसिस पे मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, इलास्टिक वाले में। क्लियर? यानी सारी काइनेटिक एनर्जी उसकी उसमें ट्रांसफर हो गई और फिर वो उससे मूव कर रहा है। क्लियर? नाउ अब इसमें हमें अगर क्या निकालना है, वेलोसिटीज, हमें इसमें क्या निकालनी पड़ेगी। देखो अब यहां पर अगर आप देखो 6 टर्म्स हैं, m1 m2 u1 u2 v1 v2। m1 m2 आपको नोन होगा, u1 u2 भी आपको नोन होगा जनरली, v1 v2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो v1 v2 कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मुलेस देखने हैं। अब कर लो यहां तक नोट कंप्लीटली। अब देखो कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं हम, कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन क्लियर है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पीछे से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और फिर दोनों ऑब्जेक्ट उसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब पहले हम बात कर रहे हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक की, कंप्लीटली इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक कंप्लीटली में क्या बताया था आपको कि आपका जो M2 वाला ऑब्जेक्ट है वो किस पर है, रेस्ट पर है, यानी U2 इक्वल टू 0 है, U1 क्लियर। और उसके बाद कंप्लीटली इलास्टिक में क्या होता था कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हैं, यानी दोनों की वेलोसिटी मिला के v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v मान ली हमने। क्लियर? अब v हमें निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से वो मूव करेंगे, और x एक्सिस में ही है, मतलब वन डायमेंशन है तो हमने x एक्सिस ले लिया उस चीज को। ठीक है, y एक्सिस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ x एक्सिस में ही आपका मोशन हो रहा है। क्लियर? तो अब इसकी किससे निकालेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। u2 क्या हो गया, 0, तो ये पूरा 0, v1 v2 दोनों v हो गए, तो m1 प्लस m2 v हमने कॉमन ले लिया। क्लियर? यहां पे क्या बचा, m1 u1 प्लस 0। क्लियर? सो m1 u1 और हमें v निकालना है, तो v इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इस पूरे को इधर डिवाइड में ले आएंगे। सो क्या बन गया v का फॉर्मूला, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? ये आपका फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया दोनों की। आया समझ में? अब इसमें क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, बताओ। क्या बताया था, इन इलास्टिक में क्या होता है, और टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वह एनर्जी उन टाइप में प्रोड्यूस हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो गई, तो आपकी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकलेगी यहां पे। क्लियर? अब काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले अगर हम देखें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया आपका, इसी की काइनेटिक एनर्जी रहेगी, दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर। क्लियर? नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दैट इज v। क्लियर? सो हाफ m1 प्लस m2 दोनों का v स्क्वायर कॉमन है। क्लियर? तो ये लिख दिया हमने, और v की वैल्यू क्या है, ये है, ये पुट कर देंगे हम वहां पे। सो हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर की जगह पे m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, एक पावर यहां से ये कट गई, m1 प्लस m2 ऊपर भी आपका। सो हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। यहां तक क्लियर हुआ? ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। क्लियर? और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये थी। अब हमें चेंज निकालना है, देखो या तो आप चेंज भी निकाल सकते हो या डायरेक्टली लॉस भी निकाल सकते हो। अगर लॉस निकाल रहे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा या इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा, बताओ। लॉस निकाल रहे तो बड़ी कौन है,
लॉस निकाल रहे हो तो बड़ी कौन है? इनिशियल। क्लियर? चेंज निकालते हैं हम तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, बट लॉस निकाल रहे हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। यानी लॉस इन ई के अगर हम निकाल रहे हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, अब इनिशियल क्या हो गई? हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। एलसीएम लिया हमने, यहां कर रहा हूं इसके बाद देखो, एलसीएम लिया या हाफ m1 हमने कॉमन ले लिया। क्लियर? यहां क्या बच गया? u1 स्क्वायर, फिर एलसीएम ले लिया तो क्या बनेगा? m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, u1 स्क्वायर सॉरी, u1 स्क्वायर के साथ दोनों मल्टीप्लाई हुए ना आपके, ये दोनों यहां पे मल्टीप्लाई हुए बेटा एलसीएम लेने के लिए। क्लियर? होल अपॉन m1 प्लस m2, और उधर क्या है? माइनस क्या कराना है हमें? m1 हमने कॉमन ले लिया, देखो हाफ m1 हमने कॉमन ले लिया तो एक m1 u1 स्क्वायर बचा। क्लियर? अब ये m1 u1 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ध्यान से। नाउ हाफ m1 बाहर है, ब्रैकेट में क्या बचा? m2 u2 स्क्वायर अपॉन में, अब एक ही है तो मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, और अपॉन में m1 प्लस m2। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ गई? हाफ m1 m2 u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर, सॉरी हाँ u1 स्क्वायर, u2 तो जीरो ही आपका, सॉरी u1 स्क्वायर। क्लियर? m1 m2 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 का सम। क्लियर? कर लो ध्यान से नोट डाउन। नाउ अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अभी हमने जो देखा था वो क्या देखा था? परफेक्टली इन इलास्टिक। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? सेकंड पॉइंट आपका, तो उसमें क्या अगेन यही कंडीशन मान रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी स्पीड u1 है, वो स्ट्राइक कर रहा है दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जिसकी स्पीड क्या है? 0। स्टेशनरी इट मीन 0। अब दोनों अलग अलग स्पीड से मूव करने स्टार्ट कर दिया आफ्टर कोलिजन, तो दोनों की स्पीड v1 और v2 हमने अलग ले ली। क्लियर? अब v1 और v2 हमें दोनों निकालने हैं। नाउ इलास्टिक कोलिजन में एक स्पेशल टर्म क्या बताई थी? क्या कंजर्व रहता है? काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, एज वेल एज क्या कंजर्व रहता है? तो मोमेंटम के बेसिस पे इक्वेशन क्या बनेगी? m1 u1 प्लस m2 u2, जो कि आपको पता है 0 हो जाएगा बाद में, इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर? m2 u2 क्या हो गया? 0। सो m1 u1 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहां तक क्लियर है? m1 वालों को हमने एक तरफ कर दिया, सो m1 ब्रैकेट v1 u1 माइनस v1 हो जाएगा, u1 माइनस v1। क्लियर? इक्वल्स टू m2 v2। यहां तक क्लियर? इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। अब इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी इसमें कंजर्व्ड है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर वाली 0 हो जाएगी। क्लियर? सेकंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा? अब इसको फर्दर, अभी सेकंड नहीं, इसमें भी हमने क्या किया देखो, एक तो हाफ ऑफ सब में कॉमन है, वो कैंसिल आउट कर दिया, m1 वालों को एक तरफ शिफ्ट किया, सो m1 कॉमन लिया हमने यहाँ पे अगेन, सो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर। क्लियर? फर्दर इसमें u1 माइनस v1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या बन जाएगा? a1 a प्लस b a माइनस b, यानी u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन इसको दे दिया अब हमने क्या कराया? इन दोनों को डिवाइड करवाया, डिवाइड 2/1। क्लियर? सेकंड इक्वेशन को ऊपर रखा, 1 से डिवाइड कराया, तो ध्यान से देखो m1 आ रहा है दोनों में, कट गया,
u1 माइनस v1 आ रहा है, ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ u1 प्लस v1। क्लियर, डायरेक्ट डिवाइड करके लिख रहा हूं मैं, 2/1, सेकंड को ऊपर रखना है, 1 को नीचे। क्लियर, यानी इसको इससे ऐसे डिवाइड करवा देना, m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2। तो m2 m2 कट गया, v2 एक कट गया, m1 m1 कट गया, u1 माइनस v1 ये कट गया, तो ये यहां गया देखो, और यहां क्या बचा v2। क्लियर हुआ? तो अब अगर हमें v1 बोलना है तो v1 हम क्या बोलेंगे, v2 माइनस u1। यहां तक आया, बट अभी हमें ना तो v1 पता है और ना ही v2 पता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हो सकता। हमें तो हमने क्या कर लिया, अब यहां पर मेन चीज हमने क्या कर ली कि v1 को v2 की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर, अब इसको हमने थर्ड इक्वेशन दे दी और इसकी वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट द वैल्यू ऑफ v1 इन फर्स्ट, उससे हमारी v2 की वैल्यू निकल जाएगी और v1 की निकालने तो फिर वहां से निकल जाएगी। क्लियर, ध्यान से देखो, अब इसको पुट कर रहे हैं हम यहां पे फर्स्ट वाली में। सो m1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1 था, v1 की जगह हमने लिखा v2 माइनस u1 ब्रैकेट में, ध्यान से बेटा। क्लियर, क्योंकि दो टर्म्स है यहाँ पे तो ब्रैकेट में, अदरवाइज u1 कट जाता, प्लस हो जाएगा बाद में, इक्वल्स टू m2 v2। क्लियर हो गया? अब v2 वाले जो जो बनेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दिया इसका भी हमने, पहले तो ये अंदर वाला ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस v2 प्लस u1 बनेगा, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, 2u1 माइनस v2 इक्वल्स टू m2 v2। ब्रैकेट ओपन, 2m1 u1 माइनस m1 v2 इक्वल्स टू m2 v2। क्लियर? अब हमने क्या किया, m1 वालों को एक तरफ, मतलब ये v2 वालों को एक तरफ शिफ्ट किया। सो 2m1 u1 इक्वल्स टू v2 वहां पे हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट में, चाहे m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2। क्लियर ना, ये वहां जाके पॉजिटिव हो गया, देन हमने v2 कॉमन ले लिया। अब v2 इक्वल्स टू फाइनली क्या निकलेगा, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये v2 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब ऐसे ही अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है फर्दर, v1 की, तो v1 हमने क्या लिखा था, v2 माइनस u1, v2 की वैल्यू ये। क्लियर? तो v2 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस u1। अगेन एलसीएम लेके यहां पे सॉल्व किया, सो 2m1 u1 तो एज इट इज माइनस u1 m1 माइनस m2 u2। क्लियर, दोनों वहां जाके माइनस हो जाएंगे, अपॉन में m1 प्लस m2। इसको भी u1 m1 लिख लो या m1 u1 लिख लो, बात वही है। तो m1 u1 यहां पर था, माइनस हो रहा है, यहां पे 2 है, वहां पे 1 है, तो m1 u1 प्लस माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गया हमारा v1। क्लियर? तो v1 की वैल्यू ये हो गई हमारी और v2 की वैल्यू ये हो गई। क्लियर? ध्यान से दोनों देख लो। यहां पे आपका क्या u1 होगा, तो m2 u1। अब फर्दर हम इसे और क्या बोल सकते हैं कि u1 हम यहां पे कॉमन ले लें, तो m1 माइनस m2 ब्रैकेट में u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें स्पेशल केस ध्यान से देखो, अगर सपोज आपके दोनों मास इक्वल हैं, m1 इक्वल्स टू m2 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस वाले पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, ये क्या हो जाएगा, देखो m1 माइनस m2 हो रहा है यहां पे, तो v1 आपका क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? अगर m1 इक्वल्स टू m2 हो गया तो v1 आपका 0 हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग अब m1 m2 अगर यहां इक्वल है तो देखो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है, 2m1 बन जाएगा, 2m1 कैंसिल आउट, v2 इक्वल्स टू u1। यानी आपका पहला ऑब्जेक्ट रुक जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से स्टार्ट हो जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो 8 बॉल बूल होता है उसमें जब एक बॉल दूसरी बॉल को स्ट्राइक करती है, अगर वो 1 डायमेंशन में स्ट्राइक कर रही है तो
पहली बॉल वहीं रुक जाएगी, दूसरी बॉल उसी मोशन में आगे बढ़ जाएगी। क्लियर? अगर मासेस दोनों के इक्वल है तो पहला स्पेशल केस ये हो गया। दूसरा, अगर सपोज M2 बहुत ही बड़ा है तो क्या होगा? अब जैसे फुटबॉल सपोज आपने हिट की और यहां पे सपोज रॉक है बहुत बड़ी, तो क्या होगा? फुटबॉल वापस आ जाएगी ना। अगर M2 डोमिनेट्स कर रहा है यानी M2 मच ग्रेटर देन M1 है तो उस केस में क्या होगा? देखो M2 अगर मच ग्रेटर है तो V1 आपकी माइनस U1 बन जाएगी। V1 क्या बन जाएगी? माइनस U1, और V2 आपकी 0 ही रहेगी। क्लियर? क्योंकि M1 आपका क्या हो जाएगा? बहुत छोटा है, M2 बहुत बड़ा है, तो नियरली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी जैसे अब एग्जांपल मैंने आपको बताया, फुटबॉल आपने रॉक पे हिट की तो क्या होगा? रॉक हिलेगी? रॉक नहीं हिलेगी, फुटबॉल आपकी वापस आ जाएगी और उतनी स्पीड से आ जाएगी क्योंकि यहां पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। क्लियर? ये इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर? दोनों केसेस